नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 नवंबर 2020 और बहुत ही ज़्यादा ईगरली अवेटेड जो फाइनेंशियल स्टिमुलस था जो दीपावली के पहले आना था, जिसके चलते मार्केट्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही हैं, उसका ऐलान हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को टच किया गया। 12 हाईलाइट्स हैं जिसके मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो किस सेक्टर में किस स्टॉक्स में इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है कि मैटर क्या है, क्या हुआ है, किस किस सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की गई है, होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, प्लस आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस मत करें। आज शाम को हम लोग रात को 9 बजे लाइव सेशन पे भी मिल रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। ऑल्दो उसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो विल मीट एट 9 PM ऑल्सो। कोई क्वेश्चन क्वेरी रहते हैं हम लोग वहाँ भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो इम्पॉर्टेंट 12 मेजर्स लिए गए, 12 स्टेप्स लिए गए हैं, उनका मेन एम क्या है? एम है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना। नंबर वन एम है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, क्रेडिट को बढ़ाना, क्रेडिट को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना, ये इसके मेन एम है। अभी तक आपको मालूम होना चाहिए हमारा 20 लाख करोड़ के आसपास का स्टिमुलस पैकेज ऑलरेडी दिया जा चुका है। और ये जो पैकेज दिया गया है जो कि 12 मेजर्स को अप्लाई किया जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 लाख के आसपास का ये स्टिमुलस, 9 से 10 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज होगा। तो ओवरऑल अगर सभी स्टिमुलस पैकेज को एक साथ कंपाइल कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हो चुका है। तो 30 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 15% है, जो कि लेट मी टेल यू, जो विदेशों में खर्चा किया जा रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा कम है। कुल मिलाकर के सस्ते में हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस को दे रही है, सस्ते में काम को निपटा रही है। लेकिन काम को निपटाना ही जरूरी नहीं है, काम को ग्राउंड पे अप्लाई करके रिजल्ट आना ज़रूरी है। ये 30 लाख की जगह अगर आप 20 लाख 15 लाख भी चलाएं, लेकिन वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो, उसका ग्राउंड पे इफेक्ट मिले, तब तो फायदा है। वरना 30 की जगह पे 300 भी कर दो और ग्राउंड पे कोई फर्क ना पड़े, वो किसी की जेब में चला जाए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुई है वो है होम बाइंग। दैट इज़ जो घर, स्पेशली जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास अभी जॉब भी नहीं है, तो दे हैव नो वेयर विद ऑल हाउ टू बाय देयर होम्स, कैसे अपने घर को खरीदें। तो उसमें थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया है उन्होंने जो सर्कल रेट और जो एग्रीमेंट वैल्यू है जो कि पहले 10% हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 10 से 20% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है घर का, वो उसका सर्कल रेट है, किसी भी प्रॉपर्टी का जो सर्कल रेट है उससे 10% की वैल्यूएशन बढ़ा करके ही वो एग्रीमेंट कर सकता था। लेकिन वो 10% पहले था, अब हो गया 20%, जिससे कि ईज ऑफ सेलिंग होगी। जिससे काफ़ी ऐसा माना जा रहा है कि इससे आराम से प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकेगा और इसमें होम बायर्स को रिलीफ मिल सकेगी। ऑफकोर्स जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होंगे नॉर्म्स में, तो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को टाइमली बेचना चाहेंगे, और उसको बेचना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स खरीदारी भी होगी। जो मेन स्टिमुलस का फोकस था वो था रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी हमारे देश में मनरेगा, जो MGNREGA है ना, तो मनरेगा ऑलरेडी चल रहा है। तो मनरेगा के अलावा भी PM गरीब कल्याण रोजगार योजना इज इन प्रोग्रेस इन 116 डिस्ट्रिक्ट, ये भी चल रही है। तो एडिशनल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द PM गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज विल बी फैसिलिटेटेड। तो एक तरह से देखा जाए तो रूरल एरिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहा है स्टिमुलस का। इसके अलावा भी कई सारे ऐलान हुए हैं जिसमें कि हम लोग जानकारी लेंगे। नंबर 1 तो ये हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट को थ्रू वेरियस मेजर्स अमाउंट देकर के उनको फैसिलिटेट किया गया है उनके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। नंबर 2, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को। अब इसके चलते कई सारे फर्टिलाइज़र के स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा रनअप कर रहे थे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिली है फार्मर्स को, तो ये स्टॉक भागेंगे। तो भाई ये स्टॉक्स भाग जरूर रहे हैं, ये भाग सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि इनमें डिमांड बढ़ेगी, इनमें कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट यस, रेवेन्यू बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन भी थोड़ा इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ से डबल हो जाएंगे, आई थिंक यू आर मिस्टेकन।
अब फर्टिलाइज़र में 65,000 करोड़ की फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को, ताकि वो ईजिली और एडिक्वेट क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र फार्मर्स को अवेलेबल हो। 10,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये सारा का सारा फोकस इस चीज़ पर रखा गया है कि गाँव के जो किसान हैं अल्टीमेटली दे आर दी वंस हु आर फीडिंग अस। उनकी मेहनत से ही हमारी थाली में रोज़ शाम को खाना आता है, सुबह खाना आता है। तो दोस्तों उनका अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमारी तरफ से हमारे देश की इकोनॉमी एज इट इज़ को इम्प्रूव होगी, बूस्ट मिलेगा। तो इसके चलते काफ़ी बड़ा फोकस था सरकार का टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर्स टू दी फार्मर्स। एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए दोस्तों रूरल के अलावा अर्बन सेक्टर्स हैं, मतलब जो न्यू हायरिंग करेंगे उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है, जिसमें कि रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ छूट दी गई है 2 साल की, जो कि आपको आपके सामने व्यू फॉइल पे लिखा हुआ है। सो ओवरऑल एक नई मुहिम छिड़ी गई है जिससे कि नई हायरिंग को थोड़ा सा पुश मिले, क्योंकि इस समय सभी के सभी सेक्टर्स, सभी की सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को कर्टेल करके रखे हुए, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में डेफिनेटली एक्सपेंशन की कुछ न्यूज़ आ रही थी, हायरिंग की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स हायरिंग को थोड़ा सा कर्व करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा एमएसएमईज को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को और इंडिविजुअल लोन बायर्स को। अब उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब तक है? 31 मार्च 2021। अगेन एक तरह से लोगों को पैसे अवेलेबल कराना, जिससे कि वो अपने बिजनेस को खुद खड़ा कर सकें और ना ही अपनी बल्कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट और रोजगार दे करके स्ट्रेंथन कर सकें गवर्नमेंट और अपनी इंडिया की इकोनॉमी को। दोस्तों एक जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें कि कल अनाउंसमेंट आया था रिगार्डिंग PLI स्कीम, तो PLI स्कीम को लेकर के मैंने कल वीडियो बना दिया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। उसमें मैंने स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कि बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल उसमें 1.46 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ इन PLI स्कीम्स, और PLI स्कीम पहले भी 5 सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल थी। इट इज़ बेसिकली डन, ये बेसिकली करी गई है जो चाइना है उसको कॉम्पीट करने के लिए, उसको थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोस्तों ये PLI स्कीम लाई गई है, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बिगेस्ट लीडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स सर्विसेज। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए, सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इंडिया विल बी वन ऑफ द बेस्ट सुपर पावर इन टाइम्स टू कम। तो इसकी मुहिम को चलते गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है। पहले 5 सेक्टर्स थे, 10 और सेक्टर जोड़ दिए गए, टोटल मिलाकर के 15 सेक्टर्स हो गए हैं PLI स्कीम के अंतर्गत। PM आवास योजना अर्बन को लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ स्टिमुलस दिया है। ₹18,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर PMAY, दैट इज PM आवास योजना अर्बन ओवर 2020-21 बजट एस्टिमेट्स थ्रू एडिशनल लोकेशन। तो ये भी एक तरह से देखा जाए, जब आवास योजना में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंडिचर होगा, तो उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। ओवरऑल इन सब जगह पर स्टिमुलस देने का कारण क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ हो, और उसके चलते उसके जरिए और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो। और इससे एक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। अब मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग स्टेटमेंट में बोली थी कि ये सारी चीज़ों का बेनिफिट तब है जब वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो। ऐसा ना हो पेपर बन गया, पेपर बन के आवास योजना के सारे स्कीमें इम्प्लीमेंट हो गई और उसके बाद काम ख़त्म। अगर ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये जितनी जॉब्स है ना, ये ग्राउंड पे क्रिएट नहीं होंगी। जब काम होगा ज़मीन पे तभी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, तभी लोगों को जॉब मिलेगी। अगर ये कागज़ पे ही हो जाएगा तो कागज़ पे जॉब थोड़ी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको मालूम होना चाहिए इस समय कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हैं, परेशान भी हैं। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग समझते भी होंगे। काफ़ी सारे लोगों को जब ठेके लेने होते हैं, सरकारी या फिर गैर सरकारी, उनको एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होती है। बेसिकली एक टोकन अमाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ अमाउंट होता है, सपोज 2% या फिर 1%, जिसको बोलते हैं EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, रादर बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो EMD को जमा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी हैं, जिससे कि सभी ठेकेदार अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। जस्ट बिकॉज उनके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है जमा करने के लिए, वो
वो बाइंडिंग ना हो, उनके लिए एक तरह से रिलीफ दी गई है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेलकम मेजर। अब कोरोना काल में कोरोना के स्टिमुलस में इकोनॉमी को जिसने सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई है उसके लिए अगर पैसे किटर फॉर ना करे जाएं तो इकोनॉमिक स्टिमुलस को सही नहीं माना जाएगा। तो अगेन ₹900 करोड़ का ग्रांट दिया गया है टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च। बात समझ में आ रही है अभी आपको? सिर्फ रिसर्च के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड फॉर किया गया है, जिसके चलते रिसर्च में तेज़ी आए, रिसर्च में कोई कमी ना आए, इसके चलते ये बूस्टर शॉट मिला है टू वैक्सीन रिसर्च। इसके बाद लोगों को देना, लोगों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सेपरेट पैसा केटर फॉर किया जाएगा, लेकिन अभी रिसर्च पे 900 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है, NIIF, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसकी जो लोन बुक है 8,000 करोड़ की है, डील की पाइपलाइन 10,000 करोड़ की है, तो उसको इम्पेटस दिया गया है कि NIIF स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक डेट प्लेटफॉर्म डेट प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा कंप्राइजिंग एन NBFC इंफ्रा डेट फंड एंड NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी। सो इस लोन बुक को जो कि 8,000 करोड़ की है और डील पाइपलाइन 10,000 करोड़ के लिए उनको पैसा चाहिए, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उनके लिए पैसा आएगा फ्रॉम मार्केट एंड दे विल बी रेजिंग द फंड ऑफ 95,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम मार्केट थ्रू प्रोजेक्ट बॉन्ड्स। तो ओवरऑल एक तरह से देखा जाए डेट फाइनेंसिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि गवर्नमेंट ने लाया है। कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस में भी 10,200 करोड़ रुपीस का एडिशनल बजट आउटले तैयार किया गया है, जिससे कि डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी 4 जगह पर इम्पेटस दिया गया। तो जो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट वाली कंपनीज़ हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी हैं। अगर आपको उंगली पे गिनानी हो अच्छी कंपनीज तो उसमें है मिश्र धातु जिसको बोलते हैं मिधानी निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी। उसके अलावा BDL इज़ अ ग्रेट स्टॉक। इसके अलावा जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें से एक है इनफैक्ट राइट्स और BEL अच्छे स्टॉक हैं। HAL को मैं ज़्यादा कुछ खास अच्छा मानता नहीं हूँ क्योंकि इसकी लोन बुक काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग ही रहती है, पेमेंट्स इनके क्लियर नहीं होते 31 मार्च तक। तो ओवरऑल BDL, मिधानी ये वो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका कि मेरे हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस के प्रोजेक्ट्स में अच्छा रोल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में दोस्तों जो कि टॉप स्टॉक्स हैं उसमें कि एक ही स्टॉक जो कि मुझे थोड़ा दमदार लगता है वो है अडानी ग्रीन। बाकी सारे हैं तो कई सारे स्टॉक्स, लेकिन या तो सब पे बहुत हेवी डेट है या तो मैनेजमेंट का उनका आउटलुक ठीक नहीं है। ओवरऑल ग्रीन एनर्जी में अभी भी इंडिया बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। लास्ट दोस्तों एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए 3,000 करोड़ विल बी रिलीज टू एग्जिम बैंक। अब एग्जिम बैंक इज व्हाट? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो काफ़ी ब्रॉड रहा है, हर एक सेक्टर को उन्होंने टच करने की कोशिश करी है। दोस्तों स्टिमुलस के लेकर के मेरे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। आई मे बी रॉन्ग, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ इतने बड़ी चीज़ को जज करने के लिए, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है 2। नंबर 1, छोटे से स्टिमुलस से काफ़ी सारे वाइड सेक्टर्स को चूज़ करने की और सिलेक्ट करने की, उनको इम्पेटस देने की कोशिश की गई है। मेरे हिसाब से दिस इज़ काइंड ऑफ फ्रिटरिंग अवे ऑफ रिसोर्सेज। आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बजट जब छोटा हो तो आपको कुछ सेक्टर चूज़ करने चाहिए जिसमें कि आपका प्राइमरी फोकस हो और उसको आप अच्छे से यू कैन बूस्ट इट रादर दैन फ्रिटरिंग अवे द मनी एट ऑल द प्लेसेस। और उसमें आप वैसे भी जानते हैं इंडिया में निकलता कुछ और अप्लाई कम ही होता है ग्राउंड पे, तो उसमें अब कितना क्या मिलेगा दैट ओनली गॉड नोज, बट आई एम होपफुल थिंग्स विल गो गुड। नंबर 2, ये तो हो गई पहली चीज़। नंबर 2, अगर ये सारी की सारी चीज़ें ग्राउंड पे अप्लाई होंगी तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जो मियागर रिसोर्सेज आपको अलोकेट हुए हैं उस मियागर रिसोर्स को अगर बाय चांस ग्राउंड पे अप्लाई नहीं हुए तो जितनी भी ये इसके पीछे फैंटेसी है दैट विल गो फॉर 6। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमें कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसको रोकथाम करने के लिए, उसके लिए कुछ भी हमें लगता है इस बड़े स्टिमुलस में कुछ भी नहीं था, जिसके चलते दोस्तों हमारे जो केसेस हैं कोरोना के केसेस जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड
करने के लिए या फिर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर एंटी कोरोना के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब सेक्टर वेयर द मनी कुड हैव बीन एलोकेटेड। तो ये फिलहाल मेरे जो 2-3 ऑब्जर्वेशन है कि पहली चीज़ है जो स्टिमुलस है वो बहुत छोटा है और छोटे को कई जगह डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे हिसाब से फ्रिटर अवे ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं मुझे। और गवर्नमेंट शुड फोकस, मेरा मानना है गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन लिमिटेड सेक्टर्स वेयर द मैक्सिमम इम्पेटस शुड बी गिवन रादर देन चूजिंग ऑल दी सेक्टर्स एंड गिविंग स्मॉल लिटिल स्टिमुलस टू ऑल दीज प्लेसेस। तो थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन लिमिटेड सेक्टर्स ओनली। सो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिसको कि स्टिमुलस का बेनिफिट मिल सकता था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है रिगार्डिंग स्टॉक स्पेसिफिक, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स टुडे इन द इवनिंग व्हेन वी विल मीट लाइव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। बाय बाय फॉर नाउ।